हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ स्टैंड फॉर, ठीक है। सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन बी पब्लिक प्रॉफिट फंड, ऑप्शन सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शंस में से सी इज अ राइट आंसर बिकॉज पीपीएफ स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है? सो बेसिकली इज अ प्रोविडेंट फंड फॉर लॉन्ग टाइम सेविंग स्कीमास। जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफर्स वगैरह करते हैं कि आपको अगर पैसे कहीं पे सेव करने हैं, जस्ट लाइक 15 ईयर्स के लिए या फिर उससे ज़्यादा पीरियड के लिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोविडेंट फंड ओपन करते हैं जहाँ पे हम लोग पैसे जमा करते हैं। उसके ऊपर हम लोग को टैक्स वाइज टैक्स बेनिफिट्स मिलता है ना। इससे क्या होता है, हम लोग के जो पैसे होते हैं वो सिक्योर भी होते हैं और बढ़ते भी रहते हैं। तो सिंपली इज अ पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिजिट्स इन IMEI नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल हम लोग को पूछा है कि IMEI नंबर के अंदर कितने डिजिट का कोड होता है या कितने डिजिट का IMEI नंबर होता है। अब ये IMEI नंबर क्या होता है? सो IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो सिंपली अगर इसको आइडेंटिफाई करने जाओ तो आपके फ़ोन में, हर एक फ़ोन में IMEI नंबर होता है जिससे मालूम पड़ता है कि वो कौन सा फ़ोन है। मतलब वो हर एक फ़ोन को अलग अलग IMEI नंबर डेडिकेट होता है जिससे हम लोग को अगर फ़ोन लॉस वगैरह हो गया तो उस नंबर के ज़रिए हम लोग अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं इन सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसे समझो कि एक अलग सी आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी फॉर डिवाइसेस, ठीक है। तो वो IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, हम लोग को ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ 15, ठीक है। सो IMEI नंबर जो होता है वो 50 डिजिट्स का होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द MQTT प्रोटोकॉल। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन बेस्ट डिफाइन करता है MQTT प्रोटोकॉल्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मशीन टू मशीन, ऑप्शन बी पब्लिश एंड सब्सक्राइब, ऑप्शन बी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, ठीक है, पब्लिश एंड सब्सक्राइब। अब पहले इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं अगर आपको आंसर मालूम पड़ गया है तो। सो MQTT मतलब क्या होता है? इज अ मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिंपली ये क्या होता है, एक टाइप का प्रोटोकॉल है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल। एक ऐसे समझो कि IoT डिवाइसेस वगैरह जो होता है उसमें अगर मेरे को कम्युनिकेट करवाना है तो एक नेटवर्किंग लगता है, एक प्रोटोकॉल लगता है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो लोअर साइड के जो लोअर बैंडविड्थ में या हाई लेटेंसी में जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन वाया नेटवर्क, तो उनको अगर मेरे को ये करना है, कम्युनिकेट करवाना है, तो मेरे को MQTT की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल है। तो ये जो हम लोग का पब्लिश सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है वो एक टाइप का मैसेजिंग मॉडल है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि HTTP अगर आपने कभी सुना रहेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर काम करता है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके ऊपर वो काम करता है। सो वैसे ही जो MQTT है वो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे काम करता है। इज अ प्रोटोकॉल जो डिपेंड्स ऑन पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस या ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर। तो स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। अब बेसिकली स्विफ्ट होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्विफ्ट इज अ ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क फॉर द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स।
अब सिंपली क्या होता है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अब किस बैंक को किसको कितने पैसे भेजने हैं, किसको नहीं भेजने, अब वो व्हाट्सएप के ऊपर तो नहीं मैसेज भेजते होंगे ना, एक सिक्योर जगह जहाँ पर वो अपने मैसेजिंग, अपने जो ट्रांजेक्शन मैसेजिंग्स है वो कर पाए, मतलब बैंक टू बैंक की मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि पर्सन टू पर्सन। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर स्विफ्ट नाम का एक पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हो मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। तो उनका खुद का एक कोड होता है जिसको स्विफ्ट कोड भी बोलते हैं, BIC। सो उसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें मालूम पड़ता है कि पैसे कितने भेजने हैं, पैसे कितने लाने हैं, ओके, फाइनेंशियल रिलेटेड है ना, सारे ट्रांजेक्शन, सारे मैसेजेस उसके ऊपर किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विफ्ट। ठीक है, सो फॉर गिवन क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे NUUP का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्रोवाइडर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो NUUP स्टैंड फॉर नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। अब बेसिकली NUUP होता क्या है उसके बारे में भी जान लेता है। सो आपको USSD शायद से पता रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। हाँ, वही जिसके जरिए हम लोग फ़ोन से कोड के जरिए, जैसे कि हम लोग हैशटैग वगैरह वगैरह यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बेसिक ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को NPCI ने प्रोवाइड किया हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा सारे बैंकिंग एक्सेस सर्विसेज वगैरह हम लोग को मिलती है। ठीक है, वो UPI वगैरह भी उनकी ही देन है, NPCI की। सो नेशनल यूनिफाइड SSD प्लेटफॉर्म क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा ही, है ना, डायरेक्टली फ़ोन का फीचर यूज़ करके। ये वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। नॉर्मली अगर मेरे को सिर्फ कोड्स के जरिए, है ना, सिंपल कोड्स, हैशटैग, हैश कोड या एस्ट्रिक वगैरह का यूज़ करके पर्टिकुलर कोड के जरिए अगर मुझे पैसे ट्रांजेक्शन करवाने एक पर्सन टू अनदर पर्सन, तो हम लोग यूज़ करते हैं ये NUUP। ठीक है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ स्पीच सिंथेसाइजर कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि जो हम लोग का स्पीच सिंथेसाइजर होता है वो टेक्स्ट को स्पोकन सेंटेंस में कन्वर्ट करता है क्या। सो यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो सिंपली स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, तो आपने कभी टेक्स्ट टू स्पीच सुना रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। अब जैसे कि AI वगैरह में ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलता है। तो उसमें कैसा होता है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है, उसको स्पीच में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में या फिर स्पोकन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। तो जो स्पीच सिंथेसाइजर होता है उसके अंदर ये सारे रूल्स रेगुलेशन होता है, एक टाइप का मॉडल समझ लो या सॉफ्टवेयर समझ लो। वो आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट को, उसके ग्रामेटिकल्स को, एंड देन वो स्पीक करता है, मतलब बोलता है, स्पोकन सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। एक तरह से समझो कि कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ के दिखा रहा है सामने वाले कोई, वैसे ही वो सामने वो जो मॉडल होता है या फिर वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करके देता है हमें टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो यह टेक्स्ट टू स्पीच की बात कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ही मोस्ट फेमस इंसाइक्लोपीडिया इज। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि सबसे ज़्यादा फेमस इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है इनमें से। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है क्वेरा, ऑप्शन बी विकीपीडिया, ऑप्शन सी फेसबुक, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विकीपीडिया आपने कभी ना कभी सर्च किया रहेगा। विकीपीडिया के अंदर बहुत सारे पेजेस होता है, अगर मुझे किसी भी टाइप का डिटेल्स वहाँ पर चाहिए तो उसके विकीपीडिया के सर्च में आप सर्च कर सकते हो, उस टाइप के डिटेल्स आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो आजकल जो लोग बुक्स वगैरह कम पढ़ते हैं तो वो लोग विकीपीडिया पे ऊपर ज़्यादा होता है। इंसाइक्लोपीडिया आपको शायद से पता ही रहेगा, पहले के ज़माने का बुक था जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिटेल्स उसके अंदर होता था, एक हर एक टाइप के डिटेल्स उसके अंदर होता था। तो वैसे ही विकीपीडिया जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग को अवेलेबल एक टाइप का वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग जाके बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो बी इज़ अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पेज मार्जिन इज अ वाइट स्पेस अराउंड द टॉप
बॉटम, लेफ्ट एंड राइट फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। सो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि जो पेज मार्जिन होता है वो स्पेस होता है, ठीक है, जो कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट साइड में होता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर। सो ट्रू एंड फॉल्स का सिंपली हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। आपको भी पेज मार्जिन पता रहेगा, आपने अगर कभी वर्ड वगैरह यूज़ किया रहेगा तो उसमें पेज मार्जिन होता है। मार्जिन की वजह से ही जो टेक्स्ट होता है वो एकदम किनारे से लिखना स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, अप साइड से भी, टॉप साइड से भी, बॉटम साइड से भी, लेफ्ट और राइट साइड से भी। इसके द्वारा क्या होता है, डेटा बीचों बीच में होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पेज मार्जिन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन लिनक्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि लिनक्स के अंदर, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे लिनक्स भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर मुझे डायरेक्टरीज बनानी है, डायरेक्टरीज का मतलब क्या होता है, एक सिंपल फोल्डर्स टाइप ले लो, ठीक है। अगर मेरे डिवाइस के अंदर बहुत सारा स्टोरेज एरिया है तो उसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होती है, जैसे कि सी डायरेक्टरी या डी डायरेक्टरी। उसके अंदर उसके सब डायरेक्टरीज होते हैं, जैसे कि डाउनलोड्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोस वगैरह हो गया, ये सब क्या उसके सब डायरेक्टरीज होते हैं, डेस्कटॉप हो गया, तो ये सब उसके सब डायरेक्टरीज है। तो यहाँ पर अगर मुझे लिनक्स के अंदर कोई डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो कौन सा कमांड मुझे यूज़ करना रहेगा, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है RMDIR, ऑप्शन बी MKDIR, ऑप्शन सी DIFF, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज अ MKDIR, जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट करने के लिए लिनक्स के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मिनिमम पासवर्ड लेंथ इन वाईफाई, ठीक है। तो आप सबने वाईफाई तो यूज़ किया रहेगा ऑफकोर्स। सो वाईफाई जो होता है उसका पासवर्ड का मिनिमम लेंथ कितना होता है, हम लोग को सिंपली ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 12। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर। अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड रखना है तो उसका मिनिमम लेंथ रहेगा 8, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल भी पता रहेगा, क्योंकि आपने अगर किसी को मोबाइल हॉटस्पॉट वगैरह दिया रहेगा तो वहाँ पे भी हम लोग मोस्टली 0 to 9 नंबर्स डालते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही वाईफाई का जो लेंथ होता है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ होता है, वो होता है 8, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी डिजिट इन IFSC कोड, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि IFSC कोड जो होता है, मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड जो होता है, वो कितने डिजिट का होता है। अब IFSC कोड क्या होता है, शायद से आपको पता रहेगा कि बैंक ट्रांजेक्शन्स के अंदर अगर मुझे बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करवाना है तो मुझे IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो इससे आइडेंटिफाई होता है वो बैंक कौन से लोकेशन का है, ठीक है। तो वो कोड जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 15। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर। सो IFSC कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि जो हम लोग का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है क्या। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, एक्चुअली में प्रिंटर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जिस प्रिंटिंग के अंदर, मतलब अगर मुझे पेपर पे प्रिंट करना है तो उसके अंदर हैमर्स या पिंस का अगर यूज़ हो रहा है और पेपर के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, उस टाइप के प्रिंटर को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हैमर्स और पिन का यूज़ किया नहीं जाता, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि थर्मल वगैरह या इंजेक्ट वगैरह या लेज़र वगैरह का यूज़ करके पेपर के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। सो यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो जो डॉट मैट्रिक्स होता है उसको शायद से आपने देखा रहेगा, अगर आपने कभी भी टिकट लिया रहेगा रेलवे का, तो जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पर ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा रहेगा आपने। अगर आपको टिकट को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर ऐसा लगेगा किसी ने डॉट 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 फॉर्मेट के अंदर कोई वर्ड वगैरह बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। अगर आपने कभी भी टिकट को ध्यान से देखा रहेगा तो इस टाइप के प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, मतलब क्या पेपर के ऊपर पिंस का यूज़ करके उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो उकीरी गई है उसके ऊपर,
और ऊपर से ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो बहुत नॉइस करते हैं। तो आपने जब टिकट लिया रहेगा तो आपको पता रहेगा वहाँ पे नॉइस होती है थोड़ी सी ना, पेपर जब प्रिंट होता है तब। तो इस टाइप के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ TIFF। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को TIFF का मीनिंग पूछा है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है सिंपली। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं SSC के एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस देखते हैं इसके लिए। ऑप्शन ए द इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन बी टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन सी टैगेड इमेज फाइल फ्रॉन्ट, या ऑप्शन डी द इमेज फैक्स फॉर्मेट। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सो TIFF स्टैंड फॉर टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब ये TIFF होता क्या है, तो जैसे कि आपको बाकी के फाइल फॉर्मेट पता रहेंगे, जैसे कि JPG होता है, PNG होता है, तो हमारे फोटोज जो होते हैं उस टाइप में सेव होता है। वैसे ही इंडस्ट्रियल लेवल पर या फिर हाई क्वालिटी इमेजेस को अगर मुझे स्टोर करना है तो उनके पास भी एक फाइल फॉर्मेट है जिसका नाम है TIFF, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। वो यूज़ क्यों करता है, हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जिसमें कॉम्प्रेशन वगैरह हम लोग ईजी से, लो कॉम्प्रेशन वगैरह हम लोग ईजी से कर सकते हैं। सो दिस अ TIFF, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, Amazon इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश साइट। सो अमेजोन है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है ना, किस टाइप का एग्जाम्पल है हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लॉगिंग, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर। सो अमेजॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स साइट। अब ये ई कॉमर्स क्या होता है शायद से आपको पता रहेगा, इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब क्या, द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, है ना। सिंपली अगर मैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन रहकर परचेस या बेच रहा हूँ, ले रहा हूँ या बेच रहा हूँ, उस टाइप के कम्युनिकेशन को या फिर ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, सो अमेजोन उसका बेस्ट उदाहरण है। आपने अमेजोन से कभी ना कभी कुछ सामान लिया रहेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द टाइप में आता है वो ई कॉमर्स के। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रेसिंग F1 इज अ कॉमन वे टू इन्वोक द हेल्प इन विंडोज। सो सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि अगर मुझे हेल्प वगैरह चाहिए विंडोज़ के अंदर, मुझे कोई ट्रबल शूटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे हेल्प वगैरह चाहिए, तो मैं अगर F1 की को प्रेस करूँ, F1 मीन्स फंक्शन की के अंदर आता है, तो मुझे हेल्प कमांड मिल जाएगा या फिर हेल्प जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। ठीक है, अगर कभी भी आप F1 की प्रेस करके देखो तो आपको हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको टाइप करना है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसका सोल्यूशन बताएगा या फिर आपको उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, जिससे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल सको। ठीक है, सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वर्ड दैट यूजुअली अपीयर्स एज अंडरलाइंड ऑन वेब पेज। तो सिंपली अगर आपने भी अपने वेब पेज देखा रहेगा, वेब पेज ओपन किया रहेगा, तो उसके अंदर बहुत जगह पर जो वर्ड्स होता है वो अंडरलाइंड होता है ना। तो वेबसाइट की बात करो, नॉर्मल वर्ड की बात नहीं कर रहा, वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर जो अंडरलाइन वेब पेज होते हैं उनको अलग चीज़, वो अलग चीज़ होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अंडरलाइन जो हम लोग वर्ड के अंदर डालते हैं। ठीक है, वो क्या होता है वो हम लोग को पूछा है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अ वेब पेज, वो एक वेब पेज होता है क्या। ऑप्शन बी एन एक्टिव वर्ड, ऑप्शन सी अ हाइपरलिंक, ऑप्शन डी एन इंपॉर्टेंट वर्ड। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर, अ हाइपरलिंक। तो जो हम लोग का वर्ड्स होता है जिसके नीचे अंडरलाइन होता है उसको हाइपरलिंक बोलते हैं, उसको हाइपरलिंक दिया होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक नए वेब पेज पे जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं हाइपरलिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, सो आपने कभी वर्ड अगर चलाया रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसके अंदर भी हम लोग को एक हाइपरलिंक अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, जिसमें हम लोग क्या करता है कि एक नॉर्मल वर्ड को एक हाइपरलिंक से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखा रहेगा वो वर्ड ब्लू हो जाता है और उसके नीचे एक अंडरलाइन आती है। तो इस टाइप के वर्ड के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ओएस एक्सेप्ट डैश आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से सारे के सारे ओएस है इसको छोड़कर, ठीक है, तो वो कौन है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी MS ऑफिस, ऑप्शन सी मैक ओएस, या ऑप्शन डी यूनिक्स। सो गिवन ऑप्शन में से
बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो बाकी सब जो है वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, जो हमारे पर्टिकुलर सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड होता है या फिर एप्पल का iOS होता है, वैसे ही यूनिक्स, मैक ओएस, लिनक्स, ये सब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लेकिन एमएस ऑफिस जो है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डालने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सो दिस आर नॉट अ OS, दैट्स वाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दिस लैंग्वेजेस इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो इनमें से कौन सा लैंग्वेज मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिफाइन करता है, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए JLSP, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी बेसिक, या ऑप्शन डी फोर्ट्रन। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ फोर्ट्रॉन। अभी फोर्ट्रॉन होता क्या है, इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फोर्ट्रॉन को सिंपली फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे 1950s के टाइम पे। ठीक है, 1950s के टाइम पे IBM कंपनी ने इसको एक्चुअली में बनाया था। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, जो भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह होते थे, उसका जो जनन हुआ था कि ह्यूमन लैंग्वेज को, ह्यूमन के जो टेक्स्ट वगैरह है या फिर जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है वो कंप्यूटर को इजी वे में अंडरस्टैंड हो। ठीक है, उसको समझने के लिए उस टाइम पर, मतलब उस टाइम पर फोर्ट्रन नाम का लैंग्वेज यूज़ करते थे। इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आजकल की लैंग्वेज कौन सा है, जावा, पाइथन वगैरह, वैसे उस टाइम का जैसे कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है ये फोर्ट्रन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग इसको मोस्टली यूज़ करते थे। इसकी वजह से आज जो हम लोग एक्सेल वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन का जो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वजह से था उस टाइम पे। ठीक है, फोर्ट्रन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज एन इंजेक्ट प्रिंटर। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इंजेक्ट प्रिंटर है वो किस टाइप का डिवाइस है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबाउ। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। सो इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। अब इंजेक्ट प्रिंटर आपने कभी ना कभी यूज़ किया रहेगा। बेसिकली आपने जितने भी बार कलर प्रिंट लिया रहेगा, उसके लिए इंजेक्ट प्रिंटर का यूज़ होता है। ठीक है, कलर प्रिंट आउट्स, हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स लेने के लिए इंजेक्ट प्रिंटर का यूज़ होता है। अब प्रिंटर का काम क्या है, स्क्रीन के ऊपर जो भी डेटा दिख रहा है उसको वापस पेपर के ऊपर परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में लाना, ये काम है प्रिंटर्स का। सो ऑफकोर्स प्रिंटर क्या करता है, इनसाइड की इन्फॉर्मेशन आउटसाइड पेपर के ऊपर छापता है, जो हम लोग को फिजिकली अवेलेबल होता है। दैट्स वाई इज अ आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे गीगो का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए गार्बेज इन गुड्स आउट, ऑप्शन बी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन सी गुड्स इन गार्बेज आउट, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबाउ। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर। सो गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी गीगो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेता है। सो गीगो मतलब क्या होता है, इज अ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेसिंग द सिंपल साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डेटा। सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनपुट के टाइम पे ही गलत डेटा दे रहा हूँ, मतलब मुझको अगर कुछ सर्च करना है और वो मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे राइट आंसर मिलेगा क्या, राइट आउटपुट मिलेगा क्या, तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। तो इसी का पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन टू गार्बेज आउट। अगर आप गलत डेटा इंसर्ट कर रहे हो, गार्बेज इंसर्ट कर रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो सामने से जो आउटपुट मिलेगा हमें उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा, बिकॉज डिपेंड्स ऑन इनपुट आपको आउटपुट मिलता है। सो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं गीगो। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, इज द डिफरेंट वे दैट यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाना है तो उसको अलग टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजीज। तो बहुत सारे टाइप से हम लोग उसको कनेक्ट करवा सकता है फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इसमें से कौन सा टोपोलॉजी का टाइप नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी मेश, ऑप्शन सी रिंग, या ऑप्शन डी हब। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सो हब जो है वो टोपोलॉजी का टाइप नहीं है, बाकी तीनों भी टाइप है। दैट्स वाई
डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन 22, पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। सो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग को पोर्ट नंबर के बारे में पूछा है HTTP के। अब पोर्ट नंबर मतलब क्या होता है सिंपली में, अब समझो कि आप व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, नंबर है सामने वाले का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके पास भी मेरा नंबर है, मेरे पास भी उसका नंबर है। तो एक नंबर क्या होता है कि यूनिक आईडी होता है, यूनिक एड्रेस होता है। वैसे ही अगर वेबसाइट्स के अंदर मुझे क्लाइंट एंड सर्वर टाइप से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पोर्ट नंबर चाहिए। तो सर्वर को आइडेंटिफाई होना चाहिए ना कि मैं किससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, किससे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके लिए एक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है हर टाइप के प्रोटोकॉल्स के पास, ठीक है। सो HTTP हमारा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, हमारे फ़ोन में से रिक्वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है और रिस्पॉन्स लेके आने में मदद करता है। तो उसका पोर्ट नंबर देखते क्या है। ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 4443, या ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबाउ। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर। सो 80 इज अ पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23, हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, आपको बिटकॉइन के बारे में पता रहेगा, इज अ डिजिटल करेंसी जिसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट का या फिर किसका भी टैक्स रेट लगता नहीं है। हम लोग डायरेक्टली पीयर टू पीयर उसको हम लोग पैसे एक दूसरे को दे सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब बिटकॉइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये डिजिटल करेंसी है। सो उसका फाउंडर कौन है, हम लोग को ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सतोशी नाकामोटो, ऑप्शन बी वैरन बफेट, ऑप्शन सी नोकिया, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर। सो फाउंडर ऑफ बिटकॉइन इज सतोशी नाकामोटो। सो आंसर ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, इंक्रीज योर सिक्योरिटी बाय डैश फॉर योर सोशल मीडिया अकाउंट एज सुन एज यूर अवे फ्रॉम योर सिस्टम। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि अगर आप अपने सिस्टम से दूर हो, अपने फ़ोन से वगैरह से दूर हो, तो अगर मैं इस टाइप के फीचर का यूज़ करता हूँ तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को मोर सिक्योर आप रख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए साइन इन, ऑप्शन बी लॉग आउट, ऑप्शन सी साइनिंग अप, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबाउ। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर, इज अ लॉग आउट। अगर कभी भी आप किसी भी जगह पे लॉगिन करते हो, अपने सिस्टम में लॉगिन करते हो, तो बेस्ट सिक्योरिटी क्या है, आपको उसको लॉगिन नहीं रखना है, आपको उसको लॉग आउट कर दो। इसका मतलब क्या, कोई भी अनवांटेड व्यक्ति आके वहाँ पे एक्सेस नहीं करेगा। आपके डिवाइस वगैरह में अगर ऑन रहेगा तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या है ऑन क्या नहीं है। तो ऑफकोर्स आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अगर कहीं पे लॉगिन करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको लॉग आउट कर दो, मतलब क्या, सिक्योरिटी ज़्यादा बनी रहेगी, ठीक है। सो दैट्स वाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25, डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस योर फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँ तो आप अपने वेबसाइट, जो भी आपका फेवरेट वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्विक एक्सेस करने में आपको मदद करेगा आपके ब्राउज़र पे, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी कुकीज़, ऑप्शन सी बुकमार्क, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबाउ। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर, इज अ बुकमार्क, इट्स वे टू क्विक एक्सेस योर फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट्स योर ब्राउजर। बुकमार्क का अगर आप यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, आपका जो वेबसाइट है वो एक जगह पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप बार बार वापस ढूंढने जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा क्या है, बुक मार्क में डायरेक्टली जाओगे तो वहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे भी आपको बुक मार्क अपने सेंड किया रहेगा। एक तरह से समझ लो कि आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर रहे हो, ठीक है। बुक मार्क का सिंपल मतलब क्या है, उसको फेवरेट्स में ऐड कर रहे हो, तो आपको वो एक अलग से लिस्ट बना के मिलेगी, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, क्विक एक्सेस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बुक मार्क। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।